Hello aspirants, welcome to Renter's Approach to Labasna. So we have started with 2024 का paper where we have done part 1, question number 1 to 30. In this video series that is Prelims Aptitude Mastery, we learn that how to solve the prelims paper based on not only the knowledge but the logic which UPSC CSC toppers, the aspirants who write mains multiple times, they also use to qualify prelims very easily. So we have done 2018, 2019, 2020, 2025 and part 1 of 2024. So this is part 2. So we are starting with this, and today we will be targeting next 30 question. And if you are getting this video in your YouTube feed, you must subscribe the channel for other videos as well. You don't need to spend any single money या penny. तो भी पैसा वेस्ट नहीं करना है, पब्लिक प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करना है, एंड यू कैन यूज़ देम. एंड द ओनली थिंग विच आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि भाई प्रैक्टिस करनी है, ठीक है. विदाउट प्रैक्टिस दीज थिंग्स विल नॉट बी मच यूजफुल, क्योंकि कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा. So without wasting any further time, let's start with question number 31. With reference to radioisotope thermoelectric generators, consider the following statements. RTGs, radioisotope thermoelectric, ठीक है भाई. RTGs can use plutonium 238 which is a byproduct of weapon development. भाई it says कि भाई plutonium 238 जो कि byproduct है, we can use, ठीक है भाई. It says कि it can use, it says it can use, we can use. RTGs are used for powering the onboard system of spacecrafts. RTGs are miniature fusion reactors. RTGs are. So all statements एक तो factual question है. पहली बात तो कोई application नहीं है तीनों statements में. Application is just in one statement, that is statement number 3, and we have considered that correct. अब statement number 2, RTGs are, ठीक है. वी हैव टू चूज कि भाई दोनों में से एक ठीक हो रहा. फैक्चुअल है तो ऑल ऑफ द अबव तो ऑप्शन नहीं हो रहा, एंड 1 and 2 कैन नॉट बी टुगेदर. तो 1 and 2 कैन नॉट बी टुगेदर. अब मैंने पेपर में क्या लॉजिक लगाया था, इट सेज कि भाई थर्मो, कुछ थर्मल के बारे में बात कर रहा है, थर्मल के बारे में बात कर रहा है. चलो ठीक है भाई, ठीक है. वो तो फ्यूजन रिएक्टर भी हो सकता है और वो फ्यूजन रिएक्टर भी हो सकते हैं. एंड इट सेज कि आरटीजीज आर यूज फॉर पावरिंग द ऑनबोर्ड सिस्टम ऑफ स्पेसक्राफ्ट्स. ऑन बोर्ड सिस्टम को पावर करने में यूज कर रहा है. बट देखो स्टेटमेंट नंबर 1, इट सेज कि मिनिएचर फ्यूजन रिएक्टर्स के बारे में बात कर रहा है. भाई फ्यूजन भी तो हो सकता है. चलो वो थर्मो इलेक्ट्रिक है और रेडियो और आइसोटोप की में बात हो रही है. तो क्या पता, जरूरी नहीं कि भाई फ्यूजन हो या फ्यूजन ही हो, कोई तीसरा रिएक्टर भी हो सकता है, किसी और टाइप का कोई न्यू वेरिएंट हो, कुछ और हो. सो आई कंसिडर फ्यूजन रिएक्टर एज अ फैक्चुअल थिंग, एंड आई न्यू कि भाई तीनों स्टेटमेंट तो साथ में ठीक नहीं होंगे. आई हैव टू चूज बिटवीन या तो भाई 2 and 3 होगा या 1 and 3 होगा. सो आई कंसिडर फ्यूजन रिएक्टर एज टू बी फैक्चुअल थिंग जिसको ईजी है चेंज करना, एंड बेस्ड ऑन दैट आई मार्क ऑप्शन नंबर बी, एंड दिस इज द आंसर. ऐसा नहीं है कि भाई अभी आंसर पता तो करना आपको, लाइक अगर क्वेश्चन पेपर में दिखाऊं अपना, तो मैंने इसमें 31st का बी ही मार्क किया हुआ है. एंड लॉजिक यही था कि इट इज़ इजी टू ट्वीट फ्यूजन. भाई यू और आई ही तो बदलना है, क्या पता फ्यूजन हो, फ्यूजन ना हो. यू और आई तो बदलना है, पूरा मतलब ही चेंज हो जाएगा. तो पूरा फ्यूजन वर्ड मतलब पूरा वर्ड भी नहीं बदलना. तो उस बेसिस पे आई एलिमिनेटेड ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर 1, एंड आई रीच द आंसर ऑप्शन नंबर बी. और जब भरा के मैंने चेक किया तो आई वॉज हैप्पी कि भाई ये तो ठीक है, क्योंकि आता नहीं था बट फिर भी लॉजिक के बेसिस पे ठीक किया ना. Giant stars live much longer than dwarf stars. Compared to dwarf stars, giant stars have a greater rate of nuclear reaction. ठीक है भाई. अब इसमें हमने शायद ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा, ये स्टेटमेंट हमने जनरली अपने स्टैटिक कंसेप्ट में नहीं पढ़ा. बट लॉजिक देखो, giant stars have live much longer than dwarf stars. Compared to dwarf stars, giant stars have a greater rate of न्यूक्लियर रिएक्शन. भाई क्या कह रहे हैं कि ड्वार्फ स्टार्स के कंपैरिजन में जायंट स्टार में जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है बहुत फास्ट होती है. अब कहीं न्यूक्लियर रिएक्शन ज़्यादा हो, फॉर एग्जांपल यू आर रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर, एक बंदा 100 किलोमीटर की स्पीड पर भाग रहा है और दूसरा 10 किलोमीटर की स्पीड पर भाग रहा है. हु विल लाइक गेट टायर्ड फर्स्ट, कौन जल्दी थकेगा, 100 किलोमीटर वाला. स्टेटमेंट नंबर 2 क्या बोल रहा है कि जायंट स्टार्स का न्यूक्लियर रिएक्शन ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा फास्टर रेट पे हो रहा है. अगर वो फास्टर रेट पे हो रहा है तो उसका फ्यूल है उस स्टार के अंदर, जो हाइड्रोजन है या फिर जो भी चीज़ है, वो फ्यूल है उसका. अगर फास्टर रिएक्शन हो रहा है, न्यूक्लियर रिएक्शन फास्टर है, ग्रेटर रेट पे हो रहा है, तो किसका फ्यूल जल्दी खत्म होगा, किसकी एनर्जी जल्दी खत्म होगी, जायंट स्टार की या ड्वार्फ स्टार की. सो यू हैव टू अप्लाई सम बेसिक नॉलेज
तो उसके बेसिस पे थोड़ा एसोसिएशन बनाओगे तो थोड़ा उस बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एंड स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 1 कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर। भाई किसी में न्यूक्लियर रिएक्शन फास्टर हो रही है तो उसका जो फ्यूल है वो भी जल्दी खत्म हो रहा है। अगर फ्यूल जल्दी खत्म हो रहा है तो जायंट स्टार हाउ कैन दे लिव लोंगर देन ड्वार्फ स्टार। सो बेस्ड ऑन दिस लॉजिक आवर आंसर विल बी डी। ठीक है, आपको थोड़ा लॉजिक एब्सर्ड लग सकता है कि भाई ऐसे लॉजिक हमें कैसे पता चलेंगे, हमें नहीं आ रहे। तो दिस कॉन्फिडेंस कम्स विद प्रैक्टिस। दिस कॉन्फिडेंस कम्स विद प्रैक्टिस। सिर्फ वीडियोस देखने से नहीं होता। लास्ट ईयर मेरे फ्रेंड्स ने काफ़ी सारे ने इन्होंने वीडियोस देखी थी डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, बट दे थॉट कि भाई सिर्फ वीडियो देखने से अप्लाई हो जाएगा। ये चीज़ मैंने 2024 में गलती की थी। आई जस्ट वॉच द वीडियोस, मैंने उनकी प्रैक्टिस नहीं की, तो आई कुड नॉट अप्लाई दम विद कॉन्फिडेंस इन ऑलमोस्ट 12 क्वेश्चंस। ठीक है, जहां पर बट मैंने कट ऑफ मिस किया था 4 to 5 क्वेश्चन थी, मतलब 4 से 5 क्वेश्चन कम नहीं होते। द अल्टीमेट जो नंबर बनता है वो 14 नंबर बन रहा है। तो बट ठीक है, उस फ्रंट टेक्स्ट में भी मैं अगर एसोसिएट करूँ तो सिर्फ वीडियोस देखने से नहीं हो रहा, सिर्फ वीडियो देखने से नहीं हो रहा। यू हैव टू डू प्रैक्टिस एंड ऑलमोस्ट 45 डेज आर लेफ्ट। तो भाई प्रैक्टिस के लिए इनफ टाइम है आपके पास। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 33। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेसाइज्ड in human body that dilates blood vessel and increased blood flow? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटऑक्साइड। अब किसी को आता है तो ठीक है, नहीं आता तो नहीं आता। ये है क्वेश्चन स्किपेबल। अब क्या है भाई, डायलेट ब्लड वेसल एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो। इसको जब हम पढ़ते हैं तो भाई जो नॉन साइंस वाला बंदा है, आर्ट्स का है, कॉमर्स का है, तो भाई लाफिंग गैस दिमाग में आती है। तो लाफिंग गैस क्या होती है? नाइट्रस ऑक्साइड होती है। नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस होती है। अब भाई मैंने भी यही मार्क किया था। एंड सरप्राइजिंगली एंड बिफोर सीसेट का पेपर जो एग्जामिनर लाइक वैसे बात कर रहे थे हम, तो उन्होंने बताया था कि भाई केमिस्ट्री में दिया हुआ है ये जो क्वेश्चन था 33 वाला 11th क्लास की केमिस्ट्री की बुक में है, एंड इसका आंसर नाइट्रस ऑक्साइड है। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि भाई 2 नंबर तो चलो सिक्योर हुए। एंड ठीक है भाई, बट जब बाद में वापस आए, जब चेक किया तो भाई सब बोल रहे इसका आंसर नाइट्रिक ऑक्साइड आएगा, सब बोल रहे नाइट्रिक ऑक्साइड आएगा। तो वहाँ थोड़ा हो गया कि भाई ठीक ही है। तो अगर आप नॉन साइंस बैकग्राउंड से हो तो यू कैन लाइक फील चैलेंज इन सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। बट ठीक है, लॉजिक से देखते हैं इसको। ऑक्साइड के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये कि भाई यू हैव टू चूज बिटवीन, या तो ए हो रहा है या बी हो रहा है। अब आपके ऊपर है कि व्हाट यू विल टेक द, लाइक डिसाइड क्या करोगे। कि यूट्यूब पे बोलते हैं कि भाई ए लगा दो ऐसे क्वेश्चंस में, तो ए लगा दोगे, या यू विल टेक अ वाइज डिसीजन। अदर आई हैव टू चूज, भाई मैं स्किप करूंगा इस क्वेश्चन ऑफ इन द फर्स्ट रीडिंग। आई विल अटेम्प्ट इट इन द लास्ट, कि भाई अगर कुछ अटेम्प्ट करने वाला होगा तो आई विल अटेम्प्ट एट दैट टाइम। अदरवाइज अभी रिस्क नहीं लूंगा। पेपर में मैंने रिस्क ले लिया था उस टाइम पे, बट सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस इफ दे कम अगेन इन 2026 तो भाई रिस्क नहीं लूंगा, लास्ट में देखेंगे। बट ठीक है, यू हैव टू चूज कि भाई या तो ए हो रहा या फिर बी हो रहा। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 34। एक क्वेश्चन थोड़ा ठीक है, मतलब इसके ऊपर काफ़ी विवाद हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34 है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव एक्टिविटीज कैन द रेडार बी यूज्ड? ट्रैकिंग द माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स, मॉनिटरिंग ऑफ प्रेसिपिटेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नार्कोटिक्स ऑन पैसेंजर एट एयरपोर्ट्स और इन एयरक्राफ्ट। अब भाई जब मैंने पढ़ा है क्वेश्चन तो मुझे लगा तीनों ही ठीक होंगे। भाई माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स तो मैंने पढ़ा हुआ है कि भाई वहाँ पर रेडार यूज़ होते हैं, तो वहाँ ठीक ही हो रहा। मॉनिटरिंग ऑफ प्रेसिपिटेशन है, तो मैंने कहा कि भाई प्रेसिपिटेशन मॉनिटर करना IMT के पास रेडार तो होगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नार्कोटिक्स ऑन पैसेंजर एट एयरक्राफ्ट और इन एयरक्राफ्ट, भाई मतलब एयरपोर्ट पे भी यार इतने सारे रेडार्स होते हैं, तो भाई पॉसिबल तो हो रहा कि वो ठीक ही हो जाएगा। तो उस बेसिस पे मैंने सी लगाया था, क्योंकि मुझे नहीं पता था स्टेटमेंट 1 गलत है। एंड आई टोल्ड यू अनटिल एंड अनलेस यू आर श्योर कि भाई कोई स्टेटमेंट गलत है, then in that situation only you will take some other options, otherwise you will go with all the 3। but इसका UPSC ने आंसर दिया B, because स्टेटमेंट नंबर 1 इज रॉन्ग। नार्कोटिक्स को आइडेंटिफिकेशन करने में यूजफुल नहीं होता, आंसर है स्टेप B। बट रिमेंबर वी नीड 60% एक्यूरेसी या 70% एक्यूरेसी, नॉट 100%। Question number 35. Consider the following aircrafts. How many of the above considered 5th generation fighter aircraft? 5th generation कौन से? अगर किसी ने रफाइल के कंटेक्स्ट में अगर पढ़ा हो तो वी विल गेट टू नो कि भाई हमारे पास 4.5 ही है जो हमारे पास मैक्सिमम है। 4.5 जनरेशन जो एयरक्राफ्ट है वो मैक्सिमम है, तो उसके बेसिस पे डी हो जाएगा। यू हैव टू स्किप सिंपल डू वन थिंग, यू हैव टू स्किप दिस क्वेश्चन। लास्ट में देखना अगर इसमें कुछ ट्रिक लगती हो या कुछ लॉजिक लगा रहे हो आप, तो ये से क्वेश्चन में लास्ट में देखना है। In which of the following are hydrogels used to control delivery in a patient's mobile air conditioning system, preparation of industrial lubricants? तो भाई इसमें हाइड्रोजल्स कहाँ यूज़ होते हैं? तो
लाइक द बेसिक कंसेप्ट आई मार्क ऑप्शन डी, बट यूपीएससी ने इसका आंसर दिया ए, और मुझे इसका कोई अफसोस नहीं, बिकॉज ईच एंड एवरी सीरियस एस्पिरेंट हु हैज गिवन प्रीलिम्स एंड हु हैज क्लियर्ड प्रीलिम्स एट दैट टाइम, भाई 99.99% लोगों ने इसके ऊपर डी ही लगाया था, और जब सभी इंस्टीट्यूट्स भी इसका डी ही बोल रहे थे, बट यूपीएससी ने इसका आंसर दिया ए। तो चलो भाई सबका ही फिर यहाँ पर गलत हुआ, तो ज़्यादा नहीं सोचना क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 37, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जॉस्ट पाइप एमिशन फ्रॉम फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल। भाई ये नॉलेज वाला क्वेश्चन है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। जब हम फ्यूल सेल पढ़ते हैं तो वी गेट टू नो ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर। जब भी लाइक हाइड्रोजन फ्यूल सेल होता है तो उसमें वाटर वेपर जो है एक बाय प्रोडक्ट होता है, वाटर वेपर ज़्यादा बाय प्रोडक्ट। सो आंसर इज डी। Question number 38. Recently, the term pump storage hydropower is actually and appropriately discussed in the context of which one of the following? Irrigation of terraced crop fields, lift irrigation of cereal crop, long duration energy storage, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। अभी जब क्वेश्चन मैंने पढ़ा था तो इसको पढ़ के मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि भाई किस कंटेक्स्ट में हो रहा क्या हो रहा, बट फिर मेरे दिमाग में आया कि भाई कुछ या तो वर्ड एसोसिएशन करते हैं या ब्रेक डाउन करते हैं। आई थॉट कि हाइड्रो पावर इज समथिंग अबाउट एनर्जी के बारे में बात हो रही है, तो भाई एनर्जी तो फिर ऑप्शन सी में दे रखी है, ठीक है। ऊपर से फिर बोल रहा है स्टोरेज, पम्प्ड स्टोरेज, और स्टोरेज के बारे में बात कहाँ हो रही है, सी में है, तो मैंने इसको आंख बंद की और सी मार दिया। क्यों सी मारा भाई, मुझे आता ही नहीं था ये क्वेश्चन, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अब ये था कि भाई वो लॉजिक चला हुआ था कि ए मार दो इन क्वेश्चंस में, तो मैं उस ट्रिक पे, उस हैक पे बिलीव नहीं करता, बिकॉज यूपीएससी ने वो आइडेंटिफाई कर लिया है एंड यूपीएससी उस चीज़ को अप्लाई करती थी लाइक 2020 से पहले, इवन 2023 में भी काफ़ी जगह अप्लाई हुआ वो, बट हर जगह अब अप्लाई नहीं होता, तो मैंने उसे ब्लाइंडली फॉलो नहीं किया एंड आई टुक द रिस्क, और मैंने इसका सी लगाया एंड आई गोट टू करेक्ट। तो उसके बेसिस पे कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो ऐसे वर्ड एसोसिएशन के बेसिस पे भी यू कैन टेक द रिस्क, ठीक है, क्योंकि भाई ऐसे ही लेंगे मोस्ट ऑफ द पीपल रिस्क इसमें। Question number 39. Membrane bioreactors are often discussed in the context of membrane bioreactors. भाई रिएक्टर्स के बारे में बात हो रही है, और पहली बात मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन थोड़ी लेयरिंग के कंटेक्स्ट में जाती है। तो देखो, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज एंड ड्रग डिलीवरी नैनो टेक्नोलॉजीज, वैक्सीन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी। भाई तीनों में टेक्नोलॉजी है, ठीक है, पहली बात तो। बट इसमें देखो यार, ओड वन आउट आ रहा है। ओड वन आउट कैसे? ये बायोटेक के बारे में है, ये बायोटेक के बारे में है, ये बायोटेक के बारे में है, मतलब ठीक है ये नैनोटेक है, बट ड्रग डिलीवरी के कंटेक्स्ट में तो थोड़ा मेडिसिन वाले कंटेक्स्ट में चला गया। तो बट ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट ही है जो समथिंग डिस्टिंक्ट है तीनों से, तीनों का कोई एसोसिएशन ही नहीं है वेस्ट वाटर से। तो उस बेसिस पे भी यू कैन टेक द रिस्क कि भाई यहाँ पर कुछ लॉजिक हो सकता है, ऑड वन आउट वाला लग सकता है। अदरवाइज मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर है, ठीक है, बायोरिएक्टर मेम्ब्रेन है, लेयर के बारे में बात हो। अब जैसे कुछ जो एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको लेयर के कंटेक्स्ट में यूज कर रहे हैं, एंड दोज हु हैव सोल्व्ड दिस क्वेश्चन, तो उसने भी लेयरिंग के कंटेक्स्ट में ही सोल्व किया था कि भाई कोई मेम्ब्रेन है और लेयर है वहाँ पर, तो उस कंटेक्स्ट में कुछ लेयर जैसी कोई चीज़ होगी, तो वहाँ पर उसका यूज हो रहा मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर का। और लेयर कहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली फिट कर रही है, वो कर रही है फिट वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में, क्योंकि वहाँ पर वाटर हैज टू पास थ्रू मल्टीपल लेयर ऑफ फिल्ट्रेशन, तो उस कंटेक्स्ट में डी इज समथिंग। तो यहाँ पर आप ऑड वन आउट भी लगा सकते हो और थोड़ा ऐसे एसोसिएशन भी बना सकते हो। विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी, कोलेट्रल बोरोइंग एंड लैंडिंग ऑब्लिगेशंस आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ। अब यार इस क्वेश्चन में ना मैंने अपना OMR में गलत फिल कर दिया था। तो देखो, स्टॉक मार्केट में तो कोई बोरिंग का कंटेक्स्ट है नहीं, फॉरेक्स मार्केट में भी कोई बोरिंग का कंटेक्स्ट नहीं है भाई, स्वैप ही होता है वहाँ तो। अब या तो बॉन्ड मार्केट हो रहा या फिर मनी मार्केट हो रहा। अब बॉन्ड मार्केट में भी यार हम पैसा देते हैं, लैंडिंग का कोई कोलेट्रल वाला कंटेक्स्ट नहीं होता। हम बॉन्ड खरीदते हैं और अपना पैसा लाइक हम उसे पैसा देते हैं और अपना इंटरेस्ट जो डिविडेंड है वो हमें मिलता रहता है। डिविडेंड नहीं है, इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट हमें मिलता रहता है। बट इट इज़ मनी मार्केट जहाँ पर हम लैंडिंग या बोरिंग वाला कंटेक्स्ट होता है और वहाँ पर कोलेट्रल का भी बात आता है। सो बाय दिस लॉजिक यू कैन एसोसिएट इट इज़ मनी मार्केट, बट इसमें मैंने अपना OMR गलत फिल कर दिया था। द टोटल फर्टिलिटी रेट इन एन इकोनॉमी इज डिफाइंड एज। भाई अभी ये नॉलेज वाला क्वेश्चन है और उस टाइम पे फर्टिलिटी रेट के बारे में बात चल रही थी, स्पेशली इन द कंटेक्स्ट ऑफ बिहार, क्योंकि फर्टिलिटी रेट उस टाइम पे काफ़ी न्यूज़ में था और नेशनल एवरेज है वो 2.2 से नीचे आ चुका है, तो वो एक बड़ी अचीवमेंट थी। तो उस कंटेक्स्ट में वहाँ पर बात चल रही थी। तो दिस इज समथिंग विच UPSC एक्सपेक्ट यू टू नो। तो भाई ये नॉलेज वाला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है डी।
तो अब ये मत देखना भाई नंबर ऑफ चिल्ड्रन देख के यहाँ से ए या बी में से चूज किया। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो यू हैव टू बी अवेयर अबाउट द करंट अफेयर्स, जो पॉपुलरली थीम न्यूज़ में चल रही है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सो 41 का अपना आंसर है डी। देख लेते हैं नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न पर 101 पर 1000 पीपल इन द पॉपुलेशन ईयर, नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न टू बी अ कपल इन द। भाई ठीक है, मतलब अब आपको पता है तो पता है, नहीं पता तो फिर उस बेसिस पे अगर आपने ए और बी में चूज़ किया तो थोड़ा भी करंट के कंटेक्स्ट में आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज तो भाई थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। बिकॉज आप ऐसा नहीं है कि सुबह उठे और डायरेक्ट पेपर देने चले गए। सुबह उठने से मतलब है कि भाई आप पूरे साल आपने प्रिपरेशन नहीं की और डायरेक्ट जो है एग्जाम वाले डे दिन आप सिर्फ सीधा पेपर देने चले गए और यू एक्सपेक्ट कि भाई हर क्वेश्चन में लॉजिक लग जाए, हर क्वेश्चन में आपको आता हो, तो भाई वैसा तो नहीं होगा। यू हैव टू बी लाइक विजिल, यू हैव टू बी लाइक डिटरमिन्ड कि भाई परसिवरेंस थ्रू आउट द ईयर दिखाना पड़ता है इस चीज़ में। क्वेश्चन नंबर 42, इन इंडिया स्टॉक एक्सचेंज कैन ऑफर सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर डेट। ठीक है भाई, पॉसिबल हो सकता है। इन इंडिया फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कैन होल्ड द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है ना भाई, FII गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कर सकती है, अगर 8% भी पॉसिबिलिटी है तो ठीक है, पॉसिबिलिटी है। इन इंडिया NBFCs कैन एक्सेस द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी विंडो ऑफ द RBI। जब ये क्वेश्चन आया था तो इसमें आंसर्स बटे हुए थे। फॉर एग्जांपल मृणाल सर की अकॉर्डिंग आई गेस ये स्टेटमेंट गलत थी, तो मृणाल सर कह रहे हैं भाई ये तो गलत है, आंसर इसका 2 और 3 होना चाहिए टी। आई एम नॉट श्योर बट जितना मुझे याद आ रहा है तो उस टाइम पे शायद मृणाल सर के कंटेक्स्ट में ऐसा था। एंड कुछ कोचिंग वाले भी यही बोल रहे थे कि भाई 2 और 3 होना चाहिए, बट कुछ कह रहे थे कि भाई इसका ऑल ऑफ द अबव आएगा। तो जब UPSC ने इसका आंसर दिया, इसका आंसर था सी। इट सेज कि भाई NBFCs कैन एक्सेस द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। अब ये कि भाई ये RBI की ना उस टाइम पे लाइक न्यूज़ में था, तो UPSC ने RBI के जो नोटिस होते हैं, जो रेजोल्यूशन सर्कुलर्स होते हैं उसमें से उठा लिया। अब UPSC करता है ऐसी चीज़ें, एंड इस साल भी काफ़ी चीज़ें न्यूज़ में हैं जो RBI के सर्कुलर्स में मेंशन है, RBI के सर्कुलर्स में मेंशन है। एंड यू डोंट हैव टू रीड द सर्कुलर्स, आपको सर्कुलर्स नहीं पढ़ने हैं। जैसे यूनिवर्सल बैंक है तो वो न्यूज़ में है। यूनिवर्सल बैंक क्या होता है, ऑन टैप लाइसेंसिंग क्या है वो न्यूज़ में है। इस बार लाइक वर्ल्ड क्या कहते हैं अपना होलसेल वर्सेस रिटेल CBDC न्यूज़ में है। तो ऐसे काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं। आप करंट अफेयर्स के लिए लाइक यू कैन रेफर टू भाई अगर ये थोड़ा करंट अफेयर्स आपको करना है तो आप यू कैन रेफर टू बसवा सर, बसवा उपिन सर हैं, फोरम के हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छे से करवाया है। जो उनकी स्लाइड्स वगैरह हैं तो उसमें उन्होंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। एंड उनका सबसे जो बेस्ट एडवांटेज चीज़ क्या है वो लाइक उन्होंने क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं, और जो क्वेश्चंस हैं वो UPSC लेवल के हैं। UPSC लेवल के जो 2025 में UPSC ने जैसे क्वेश्चंस पूछे या 2024 में UPSC ने जैसे क्वेश्चंस पूछे, तो उनकी क्वालिटी वैसी है। सो यू कैन रेफर टू हिज करंट अफेयर्स। अब खरीदना है खरीदो, आपको यार कहीं और से आपको हेल्प मिल जाए तो वहाँ से देख सकते हो। बट आई वुड सजेस्ट कि आपको लेक्चर्स नहीं भी देखने, यू कैन रीड द स्लाइड्स, तो उस स्लाइड्स में भी आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। बसवा उपिन सर हैं अपने फॉर्म में हैं, तो उनके करंट अफेयर्स से जो इको के क्लासेज हैं, जो नोट्स हैं, काफ़ी रेलिवेंट है फॉर एग्जाम, बिकॉज वहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चन भी UPSC लाइन पे बनाए रहे हैं। सो यू कैन रेफर टू दैट, क्योंकि मैंने देखी वो मैं पढ़ रहा हूँ उसमें से। सो आई फील कॉन्फिडेंट कि भाई 2-3 क्वेश्चन तो UPSC वहाँ से फंसाएगा, उन टॉपिक से फंसेंगे, और जिन्होंने भी वो पढ़ा है तो उनके लिए वो ईजी होगा सोल्व करना। 43, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ट्रेड इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। भाई रिटेल इन्वेस्टर्स कर ही सकते हैं, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज तो प्राइमरी के लिए कहते हैं अपने RBI ने वो रिटेल डायरेक्ट गिल्ट स्कीम भी निकाली है, रिटेल डायरेक्ट गिल्ट स्कीम, तो उसके थ्रू भी हो सकता है। पेंशन फंड्स है, पेंशन फंड्स लाइक जो पेंशन फंड को मैनेज करते हैं, तो ऑब्वियस है ना कि भाई वो तो अपना पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे, तभी तो वो पेंशन देंगे, रिटर्न आएगा वहाँ से, तो वो भी ठीक है। अब इंश्योरेंस कंपनी है, भाई इंश्योरेंस कंपनी तो करती ही हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में और गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, तो काफ़ी लॉजिकल चीज़ है। बेस्ड ऑन दिस यू विल रीच द आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 44, अब इनमें से कितने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। देखो भाई, अब इस क्वेश्चन का अगर आपको आंसर मुझसे जानना है तो भाई आई हैव से कि भाई थोड़ा मत देखना। अब इसका भी थोड़ा मैंने OMR में ऑप्शन गलत भर दिया था। गलत क्या, मैंने थोड़ा जल्दबाजी में मैंने थोड़ा आंसर था वैसे डी था, मैंने गलती से इसका आंसर बी लगा दिया था, और मैंने बी को इस क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में लगाया था। 45 का लगाना था मुझे, मैंने 44 का जो है ऑप्शन में लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर मैंने और क्वेश्चन नंबर 44 में फिल कर दिया। मैंने डी फिल किया हुआ था, बट वहाँ पर साथ में मैंने बी वाले में भी मार्क कर दिया, तो वहाँ से फिर मेरे 2 नंबर यहाँ से भी चले गए।
तो देखो ETF है करेंसी स्वैप से, भाई मोटर व्हीकल है, मोटर व्हीकल का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से क्या रिलेशन है, कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो उस बेसिस पे स्टेटमेंट 2 गेट्स अराउंड एंड यू हैव टू चूज। अब करेंसी स्वैप है, करेंसी स्वैप क्या होता है कि भाई करेंसी आपस में बदलना, एक फॉरेक्स का बाय और सेल, फॉरेक्स बाय सेल एंड फॉरेक्स सेल बाय, तो ये करेंसी स्वैप है, ये भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के कंटेक्स्ट में यूज होता ही है। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि आरबीआई किसके थ्रू फॉरेक्स एक्सचेंज करता है, बैंक्स के थ्रू या जो ऑथराइज्ड डीलर्स हैं उनके थ्रू, तो उस कंटेक्स्ट में डी इज ऑल्सो करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44, भाई ये बेसिक नॉलेज है अपना, एनसीईआरटी से है, एनसीईआरटी में सेकेंडरी प्राइमरी के बारे में दिया हुआ है, तो उस बेसिस पे यू विल गेट टू नो कि भाई क्वेश्चंस एनसीईआरटी से आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चंस हर साल आते हैं। बट इन केस यू आर अनअवेयर कि भाई इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, नॉलेज है नहीं है, तो माई फ्रेंड यू हैव टू रीड द बेसिक पार्ट, यू हैव टू रीड बेसिक। बिना बेसिक के आप, बिना नॉलेज के, जो 35 क्वेश्चन जो नॉलेज वाले हैं उनके बिना तो यार प्रीलिम्स क्लियर करना इज नॉट दैट ईजी, ठीक है, इज नॉट दैट ईजी। तो अब स्टोरेज है, स्टोरेज कहाँ पर होता है, स्टोरेज तो प्राइम सर्विस है, तो स्टोरेज तो सर्विस माना चाहिए, तो ये तो नहीं हो सकता, टर्सरी सेक्टर आएगा। डेयरी फार्म है, प्राइमरी है, ठीक है। मिनरल एक्सप्लोरेशन है, मिनरल एक्सप्लोरेशन हो रहा है, तो वो सेकेंडरी है, तो टर्सरी तो नहीं हो सकता। विविंग क्लॉथ्स है, विविंग क्लॉथ सेकेंडरी है, तो आंसर विल बी ओनली 2 और n-2 भी अपना यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। बट दिस क्वेश्चन इज अ क्वेश्चन ऑफ नॉलेज, जहाँ पर नॉलेज अप्लाई करनी है। फॉर एग्जाम्पल एनसीएम वाला क्वेश्चन था 2025 में, जिसमें 4 स्टेटमेंट दी हुई थी, तो वो क्वेश्चन भी नॉलेज वाला क्वेश्चन था, वहाँ पर n-2 लगा के नहीं भाग सकते थे आप। यू हैव टू अप्लाई विद द नॉलेज, यू हैव टू अप्लाई द नॉलेज। अब मिनरल एक्सप्लोरेशन है, मिनरल्स की जो माइनिंग है वो प्राइमरी में आती है, बट जो इकोनॉमिक सर्वे है वो माइनिंग एंड क्वारिंग को सेकेंडरी सेक्टर में रखता है। सेकेंडरी सेक्टर में क्यों रखता है, क्योंकि माइनिंग डज नॉट इंक्लूड माइनिंग ओनली, माइनिंग में जो है वो रिफाइनिंग भी होती है, एंड रिफाइनिंग इज अ मैन्युफैक्चरिंग, मतलब सेकेंडरी एस्पेक्ट में आता है। तो इसलिए इकोनॉमिक सर्वे जो है माइनिंग और जो माइनिंग है उसे सेकेंडरी सेक्टर में रखता है एज कम्पेयर टू प्राइमरी सेक्टर। दैट्स वाई मिनरल एक्सप्लोरेशन को भी मैंने सेकेंडरी में ही डाला है। सो बेस्ड ऑन दिस ऑप्शन बी अपना इसका आंसर हो रहा। एंड क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ फीड स्टोर फॉर प्रोड्यूसिंग सस्टेनेबल, इट्स जस्ट कैन बी यूज्ड। अब कैन बी यूज्ड है तो भाई ऑप्शन तो अपना कुछ भी हो सकता है, मतलब ऑप्शन इन द सेंस कुछ भी हो सकता है कि कुछ भी यूज हो सकता है उसमें तो भाई। और फीड स्टोर के बारे में बात कर रहा, कोई पर्टिकुलर चीज़ के बारे में नहीं बात कर रहा। इट्स जस्ट कि एग्रीकल्चर रेजिड्यूज हैं भाई, कुछ काम नहीं है तो भाई यूज कर लो फूड स्टोर में। कौन ग्रेन है, स्टार्च होता है उसके अंदर, तो भाई पॉसिबल है, यूज हो सकता है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट स्लज, भाई वेस्ट वाटर है, जो उस वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से जो स्लज है, अब स्लज तो हमारे किसी काम का नहीं है, अगर उसे फ्यूल बन सकता है तो भाई अच्छी बात है, वेस्ट कम हो रहा अपना, तो ये भी अच्छी बात है। वुड मिल वेस्ट, वुड मिल वेस्ट, वुड मिल वेस्ट। अब एग्जामिन, अब जो एक एस्पिरेंट है, जो कुछ एस्पिरेंट होते हैं जो बिना पढ़े और बिना प्रैक्टिस के ये क्वेश्चंस में ट्रिक अपनाते हैं, वो क्या कहेंगे कि भाई ये भी वेस्ट है, रेसिड्यू है, ये भी स्लज है, रेसिड्यू है, ये भी वेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, बट कौन करेंगे समथिंग जहां पर वेस्ट नहीं है, तो वो डी मार देंगे इसका आंसर। यूपीएससी ने ऑप्शंस भी ऐसे बनाए, बट नॉट माय फ्रेंड, ऐसे नहीं चलेगा काम। अगर आप श्योर हो कि भाई कौन रेंज जो है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बनाने में यूज नहीं होता, तभी आप कोई दूसरा ऑप्शन चूज करोगे, अदरवाइज द लॉजिक इज कि भाई गो विद ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 47, भाई अब ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बेसिक प्राइमरी क्वेश्चन है, फाउंडेशन का क्वेश्चन है। सो यू आर एक्सपेक्टेड टू नो कि भाई फिक्स कैपिटल और वर्क कैपिटल में क्या डिफरेंस होता है। वर्किंग कैपिटल जो डे टू डे यूज के लिए यूज होती है, मतलब रिक्वायर होती है, और अपनी फिक्स कैपिटल होती है जो लॉन्ग टर्म में यूज होती है, ठीक है, जो लॉन्ग टर्म चीज़ों के लिए यूज होती है। तो फार्मर प्लान है भाई डे टू डे यूज होता है, बट वो एक एसेट है ना उसका, वो एक एसेट है। वो वर्किंग कैपिटल क्या होती है, वो खत्म हो जाती है शॉर्ट ड्यूरेशन में, वो खत्म हो जाती है, बट फिक्स कैपिटल दे स्टे ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जैसे सीड्स हैं, सीड्स को भाई हम यूज कर लेते हैं, वो खत्म हो जाते हैं, फॉर नेक्स्ट साइकिल वी गेट न्यू सीड्स। बट ट्रैक्टर है, ठीक है, ट्रैक्टर तो हम एक बार यूज करने के बाद खत्म तो नहीं करते ना, वी यूज इट मल्टीपल टाइम्स। तो सीड क्या है, हमारी वर्किंग कैपिटल है, और ट्रैक्टर क्या है, अपना फिक्स कैपिटल है। तो उसी बेसिस पे क्या है, फार्मर प्लग क्या है कि वही वर्किंग कैपिटल है। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि ना फार्मर का प्लग जो है हम एक बार यूज करते हैं और उसे फेंक देते हैं, नहीं। सो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग, वो फिक्स कैपिटल है। कंप्यूटर है, फिक्स कैपिटल है, यस, हम मल्टीपल टाइम्स उसका यूज करते हैं। यान यूज्ड बाय द व्यूअर, यान यूज्ड बाय द व्यूअर, यान क्या होता है, हिंदी में देख लो, बुनकर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सूत, सूत जिसे बोलते हैं धारा, ठीक है। सूत मतलब सूत वैसे यान को बोलते हैं, बट सूत धागे को भी बोलते हैं, तो उस कंटेक्स्ट में भाई वो भी वर्किंग कैपिटल हो जाएगा। पेट्रोल है, पेट्रोल अपना वर्किंग कैपिटल है भाई, यूज़ होते खत्म हो जाता है, वो लंबे टाइम के लिए हम उसे नहीं रखते, जैसे ही जितना यूज़ होता है वो अपना वो यूज्ड अप हो जाता है, यूज्ड अप हो जाता है,
वर्किंग कैपिटल इज यूज्ड अप टू मेक फाइनल प्रोडक्ट। वो इंटरमीडिएट गुड्स के लिए भी डेफिनेशन है, बट थोड़ा इजी रहने के लिए कि वर्किंग कैपिटल क्या कि डे टू डे यूज़ में होता है, कि फाइनल प्रोडक्ट बनाने में वो काम आता है। तो डे टू डे में उसका कंजप्शन हो जाता है, और नहीं भी आता तो इसमें n-2 आप लगा सकते हो, तो आवर आंसर विल बी बी। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 48। Which one of the following word phrase is most appropriately used to denote an interoperable network of 3D virtual worlds that can be accessed simultaneously by millions of users who can assert property rights over virtual items? भाई ये उस टाइम बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, स्पेशली हैरेसमेंट के कंटेक्स्ट में, क्योंकि वर्चुअल रेप के बारे में बात हो रही थी वहाँ पर। वर्चुअल रेप के बारे में बात हो रही थी, और ये कंटेक्स्ट में काफ़ी चीज़ हुआ था, वर्चुअल हैरेसमेंट, वर्चुअल रेप के बारे में बात हो रही थी। तो ये उस टाइम पे न्यूज़ में था, एंड इसका आंसर है मेटावर्स। इसका कोई बिग डेटा एनालिटिक्स से कोई यूज़ नहीं है, वर्चुअल मैट्रिक्स से कोई यूज़ नहीं है। इट इज सेज कि भाई जो अपना वर्ल्ड है उसका वर्चुअल वर्ल्ड बना दिया है, जिसे मेटावर्स बोला गया है। तो उसमें प्रॉपर्टी उसमें प्रॉपर्टी ब्लॉक्स एलोकेट हो रहे थे कि भाई मेटावर्स में हम प्रॉपर्टी खरीदेंगे। मेटावर्स में पीपल वर मीटिंग, जो लॉन्ग डिस्टेंस पे फ्रेंड्स बैठे हैं दे वर मीटिंग। और बीच में ही इंस्टेंसेस भी आए थे कि लाइक सम फीमेल पार्टिसिपेंट्स, तो जो फीमेल यूजर्स, नॉट पार्टिसिपेंट, जो फीमेल यूजर्स थी उन्होंने मेटावर्स को यूज़ किया, बट सम पीपल ले लाइक वो कनेक्टेड तो है ही वर्ल्ड टाइप से, तो दे ट्राई टू हरास दैट गर्ल इन द मेटावर्स। तो वो वर्चुअल कंटेक्स्ट में वो हैरेसमेंट हुआ था, वो रेप का कंटेक्स्ट उसमें वहाँ पर आया था। तो उस कंटेक्स्ट में भी ये काफ़ी न्यूज़ में था। तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि भाई कुछ न्यूज़ में है तो यू आर एक्सपेक्टेड कि भाई आपको पता हो। और AR VR, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, ये सब न्यूज़ में रहता ही है, तो इसका बेसिक तो आपको पता होना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 49। विद रेफरेंस टू रूल और रूल्स इम्पोज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया व्हाइल ट्रीटिंग फॉरेन बैंक्स, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देयर इज नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर होली ओन्ड बैंक सब्सिडरीज इन इंडिया। चलो ठीक है भाई, फॉरेन बैंक है, वो कह रहा है कि भाई कोई मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर इंडियन वाले के लिए भाई 5 लाख रुपए मिनिमम कैपिटल है बैंक स्टार्ट करने के लिए, और अब तो जो है आई गेस 1000 करोड़ या 500 करोड़ क्या मिनिमम कैपिटल, पेड अप कैपिटल चाहिए। अगर इंडियंस के लिए वो है अलाउड, मतलब वो कंपलसरी है, तो भाई फॉरेन बैंक्स के लिए क्यों अलाउड नहीं हो रहा? सो बाय दिस लॉजिक स्टेटमेंट नंबर 1 गेट्स रॉन्ग। फॉर होली ओन्ड banking subsidiaries in India, at least 50% of the board members should be Indian nationals। ठीक है भाई, मुझे लगा कि उस टाइम भी तो बोल रहा कि एटलीस्ट यानी कि 1/2, तो आई थॉट कि भाई ठीक ही हो रहा। एंड इसमें लॉजिक भी लगता है कि इफ वन स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड यू आर नॉट अवेयर अबाउट सेकंड स्टेटमेंट, देन दैट स्टेटमेंट इज हाईली प्रोबेबिलिटी कि दैट स्टेटमेंट विल बी करेक्ट। यूपीएससी नीदर बहुत कम रेयर चांस में बनाता है, मैक्सिमम चांसेस में वो सेकंड स्टेटमेंट ठीक होती है। इफ यू आर श्योर कि वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो उस लॉजिक पे भी मैंने इसका आंसर लगा दिया था बी, बट वो वर्क नहीं किया, बिकॉज एक्यूरेसी 60 to 70% है, एंड अपने को उतना ही चाहिए 100% एक्यूरेसी नहीं चाहिए उसकी। तो बट यूपीएससी ने क्या आंसर दिया? डी, क्योंकि काफ़ी इंस्टीट्यूट्स ने बोला था कि भाई हाँ 50% ठीक है, 50% ठीक ही है, बट नहीं, बाद में पता चला कि इट इज़ 1/3 नॉट 1/2। तो ठीक है भाई, कुछ चीज़ों में नहीं लगेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट जहाँ लग रहा है यू हैव टू बी इन सिंक विद द थिंग्स, वहाँ पर ज़्यादा नहीं सोचना। With reference to corporate social responsibility rules in India, consider the following statements. CSR rules do not specify minimum spending on CSR एक्टिविटीज़। अब जिसने पढ़ा है तो भाई उसे पता है कि वो 2% प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं। CSR में मिनिमम स्पेसिफाई तो है, बट मैक्सिमम स्पेसिफाई नहीं है। मैक्सिमम तो आपकी इच्छा है भाई, आपका जितना बड़ा दिल है आप उतना स्पेंड कीजिए, बट मिनिमम जो है गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है कि भाई मिनिमम 2% तो होगा आपके पिछले साल के नेट 3 साल के प्रॉफिट के ऊपर, जो एवरेज प्रॉफिट हो रहा नेट 3 साल का, तो उसका 2% तो आपको स्पेंड करना होगा। तो वो तो है, ये तो बेसिक चीज़ हमें पता है। तो दिस स्टेटमेंट गेट्स रॉन्ग। CSR rules specify that expenditure that benefits the company directly or its employees will not be considered as CSR activities। भाई कोई कंपनी है, ठीक है, अब क्या सीन हो रहा है कि भाई कंपनी के CEO को पता चला कि जो इम्प्लॉइज़ हैं उनकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं चल रही है। अब मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं चल रही है तो कंपनी के CEO ने बोला कि चलो भाई सबको ना ट्रिप स्पॉन्सर करते हैं थाईलैंड की, ट्रिप स्पॉन्सर करते हैं थाईलैंड की, तो जो उनकी मेंटल हेल्थ है ना वो अच्छी होगी। तो भाई वो क्या CSR हुआ?
वो तो एम्प्लॉय का बेनिफिट हुआ ना, वो तो एम्प्लॉय का बेनिफिट हुआ, उससे सोसाइटी पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा ना, ओवरऑल सोसाइटी पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा। उसका एम्प्लॉय का मेंटल हेल्थ अच्छा हो रहा है, उससे उसके एम्प्लॉय के मेंटल हेल्थ से क्या है कि कंपनी का ओवरऑल जो अचीवमेंट या जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वो इंप्रूव हो रहे हैं, जो उसके अकम्पलिशमेंट जो रोल्स हैं वो अकम्पलिश हो रहे हैं, बट ओवरऑल सोसाइटी पे तो कोई उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं आया। एंड इट्स इसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स इसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट कि भाई जो बेनिफिट कर रही है कंपनी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो एक्सपेंडिचर, तो वो CSR नहीं हो रहा, वो CSR नहीं हो रहा। एंड आई टोल्ड यू इन द जस्ट इन द प्रीवियस क्वेश्चन, इफ यू आर श्योर कि वन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड द अदर स्टेटमेंट इज करेक्ट, सॉरी इफ यू आर श्योर कि वन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कि भाई एक स्टेटमेंट गलत है, एंड यू आर नॉट श्योर कि वेदर अदर स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट, यूपीएससी डज नॉट लाइक गो विद नीदर, यूपीएससी नीदर ऑप्शन बहुत कम बनाता है। तो इस कंटेक्स्ट में भी बाय लॉजिक यू कैन टेक द रिस्क एंड आंसर विल बी ए, आंसर विल बी ए। Let's see question number 51. If the United States of America were to default on its debt, holder of US Treasury bond will not be able to exercise their claims to receive payments. ठीक है भाई, हो सकता है। स्टेटमेंट नंबर 2 क्या रहता है कि यूएसए गवर्नमेंट डेट इज नॉट बैक्ड बाय एनी हार्ड एसेट बट ओनली बाय द फेथ ऑफ गवर्नमेंट, बट ओनली अब ऐसा क्या कि भाई मैंने ऐसे पढ़ा, बट ओनली पढ़ा, मैंने मार दिया ऑप्शन सीधा सी। भाई स्टेटमेंट तो 2 गलत है कि भाई यूएसए गवर्नमेंट का जो है डेट है वो कोई हार्ड एसेट से बैक नहीं है, सिर्फ फेथ पे है। तो मुझे उस टाइम पे वो बात पता नहीं थी, तो मैंने लॉजिक लगाया कि यूपीएससी डेलिबरेटली एक्सटेंड द स्टेटमेंट, यूपीएससी डेलिबरेटली एक्सटेंड द स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट को एक्सटेंड करता है। तो भाई अब मुझे लगा कि भाई ये ऐसे ही यूपीएससी ने एक्सपेंड किया है, उस बेसिस पे आई कंसिडर स्टेटमेंट नंबर 2 रॉन्ग और सी मैंने इसका ठीक कर मतलब टिक कर दिया। बट व्हेन आई फाउंड कि इसका ऑप्शन है ए, ऑप्शन है ए, तो वही है कि भाई 100% एक्यूरेसी अपने को नहीं चाहिए, 100% एक्यूरेसी की जरूरत भी नहीं है, ओवरऑल 60% एक्यूरेसी चाहिए। तो क्या कह रहा है कि यूएसए का जो डिफॉल्ट है डेट पे जो अपना डिफॉल्ट करता है कि जो यूएसए ट्रेजरी बिल के होल्डर्स है दे विल नॉट बी एबल टू एक्सरसाइज देयर क्लेम्स, दे विल नॉट बी एबल टू एक्सरसाइज देयर क्लेम्स। भाई ठीक है, यही इसीलिए तो क्रिटिसाइज होता भी है यूएस। यूएस के लिए क्या सीन है, यूएस का यही सीन है कि जब भी यूएस अपना डेट पे डिफॉल्ट करने वाला होता है, फॉर एग्जांपल अभी उसका शटडाउन चल रहा था, बजट के कारण शटडाउन चल रहा था, एंड इट वाज इन द न्यूज़ कि भाई यूएस इज गोइंग टू डिफॉल्ट ऑन इट्स डेट, यूएस इज गोइंग टू डिफॉल्ट ऑन इट्स डेट। तो ये सब बातें वहाँ तब भी चल रही थी। और वो क्यों है कि क्योंकि भाई क्लेम कर ही नहीं सकते यार आप यूएस, और उससे बचने के लिए यूएस क्या करता है, यूएस जस्ट प्रिंट द मनी, यूएस प्रिंट द मनी, वो और ज़्यादा पैसा प्रिंट कर देता है, बिकॉज डॉलर ही तो चलता है हर जगह मैक्सिमम जगह, तो यूएस अपना डॉलर प्रिंट कर देता है। एंड जो डॉलर है यूएस का भाई किसी हार्ड एसेट से बैक नहीं है, दैट्स वाई इट इज सेड, क्योंकि यूएस जो डॉलर है वो एक वेपन की तरह यूज करता है, एक सॉफ्ट वेपन है उसकी तरह यूज करता है। सॉफ्ट वेपन कैसे, जैसे रशिया के ऊपर सेंक्शंस लगा दिए, उसको स्विफ्ट से निकाल दिया, सिमिलरली ईरान के ऊपर सेंक्शंस लगा दिए, तो भाई डॉलर के कारण अब डॉलर में ट्रेड ही नहीं हो पाएगा। अब जब वो ट्रेड ही नहीं हो पाएगा, डॉलर उसको मिलेंगे नहीं, तो वो ट्रेड कैसे करेगा कोई कंट्री। अब रशियन ट्रेड ही नहीं कर पा रहे विदाउट डॉलर, दूसरे उसको रशिया में अपने रूबल में या चाइनीज़ अपने चाइनीज़ का जो अपना करेंसी है उसमें करना पड़ रहा है उनको, तो भाई दिक्कत वाली बात होती है। तो इसलिए डी डॉलराइजेशन की भी बात हो रही है, एंड इट इज़ पॉसिबल कि यूपीएससी कैन आस्क क्वेश्चन ऑन डी डॉलराइजेशन एज वेल, डी-डॉलराइजेशन एज वेल स्पेशली इन द कंटेक्स्ट ऑफ यूएस ईरान वॉर, तो उस कंटेक्स्ट में भी देख सकते हैं। बट इसका आंसर जो है ए है। ठीक है भाई, 100% एक्यूरेसी हमें नहीं चाहिए। अब वही लॉजिक अभी इसमें देखेंगे 52 सिंडिकेटेड लेंडिंग स्प्रेड्स द रिस्क ऑफ बोरिंग डिफॉल्ट अक्रॉस मल्टीपल लेंडर्स। सिंडिकेटेड क्या होता है भाई, एक ग्रुप में लेंड की है, एक ग्रुप बेस्ड लेंडिंग की है हमने। ग्रुप बेस्ड लेंडिंग में क्या होगा कि जो रिस्क हो रहा, अगर फॉर एग्जाम्पल सामने वाली पार्टी है वो डिफॉल्ट कर जाती है तो किसी एक पर्सन का नुकसान नहीं हो रहा, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल 100 करोड़ की लेंडिंग की है, किसी एक पर्सन ने लेंड किया और वो डिफॉल्ट हो गया तो वो तो पूरे एक पर्सन का लॉस हो रहा। बट किसी 10 पर्सन ने मिलकर, 10 इंडिविजुअल्स ने, 10 मैन ने मिलकर लैंड किया है, 10-10 करोड़ सबको दिया है, तो भाई वो 100 करोड़ जो है वो 10 लोगों के बीच में बट गया है, वो 10 करोड़ के लोगों के बीच में बट गया है। तो उससे क्या है ना कि भाई वो 100 करोड़ वाला जो रिस्क है वो कम हो गया है, वो मल्टीपल लैंडर्स में बढ़ गया है। एंड दिस इज अ वेरी जनरल स्टेटमेंट, ये तो ठीक है भाई। अब ये कि सिंडिकेटेड लोन्स कैन बी अ फिक्स्ड अमाउंट लमसम ऑफ फंड। भाई वो फिक्स्ड भी हो सकता है, लमसम भी हो सकता है, बट क्रेडिट लाइन नहीं हो सकती भाई। अब लैंडिंग के बारे में बात कर रहा है भाई, लैंडिंग के बारे में बात कर रहा है। और लैंडिंग में क्या कर रहा है कि भाई वो पूरा अमाउंट एक बारी में देना पड़ेगा,
पूरा अमाउंट, फॉर एग्जांपल कोई प्रोजेक्ट है उसके लिए 100 करोड़ की फंडिंग चाहिए, 100 करोड़ का लोन चाहिए, और बैंक वाले कहेंगे कि भाई तुम्हें 100 करोड़ हम एक बारी में दे देंगे। क्यों भाई, बैंक वाले पागल हैं क्या? उन्हें पता, चलो ठीक है, उन्हें प्रोजेक्ट में ट्रस्ट है, उन्हें कॉन्फिडेंस है कि भाई उस प्रोजेक्ट से रिटर्न अच्छा मिलेगा, तो इसलिए उसमें लैंडिंग कर दिए, तो जो है इंटरेस्ट टाइमली मिलेगा। बट क्या पता भाई कल को कुछ वो फ्रॉड हो जाए, वहाँ पे कुछ इश्यूज वहाँ पर आ जाए और वो प्रोजेक्ट पूरा ना हो पाए, तो वो तो 100 करोड़ अट जाएंगे। तो बैंक वाले क्या करते हैं भाई, 100 करोड़ पूरा एक बारी में नहीं देते, वो कहते हैं कि भाई 20 करोड़ तुम अभी ले लो, जैसे ही नेक्स्ट फेज स्टार्ट होगा वी विल रिलीज नेक्स्ट 20 करोड़। तो वो क्रेडिट लाइन इशू करते हैं, जैसे हम ईएमआई हम पे करते हैं, ऐसे ही बैंक जो है एक इंस्टॉलमेंट्स में लोन देते हैं। तो भाई वो तो पॉसिबल है ना, एंड दिस इज द फर्स्ट लॉजिक। सेकंड सेज कि बट कैन नॉट, बट कैन नॉट, बट कैन नॉट। अब मेरा लॉजिक क्या कह रहा है कि भाई बट लगा के यूपीएससी ने अननेसेसरी स्टेटमेंट को एक्सटेंड किया। यूपीएससी यहां भी रोक सकता था, बट नहीं, बट लगाया, यूपीएससी ने इस स्टेटमेंट को एक्सटेंड किया, एंड दिस इज एग्जैजरेशन, सो आई कंसिडर दिस स्टेटमेंट रॉन्ग, और मैंने आंसर लगाया सी। देखो अब ये लॉजिक इसमें नहीं लगा बट इसमें लग गया। नेट इफेक्ट क्या हुआ, मुझे मिले 1.33, जबकि दोनों ही क्वेश्चन मुझे नहीं आते थे। सो trust the logic, trust the logic। 53 is something which is knowledge based, digital rupee, that is CBDC, और इस बार चांस है स्पेशली होलसेल CBDC वर्सेस रिटेल CBDC, उसका बेसिक पढ़ लीजिएगा तो वो यूपीएससी पूछ सकता है। सो इट इज इन कंटेक्स्ट ऑफ डिजिटल रूपी, तो ठीक है। इट इज फ्रीली कन्वर्टेबल अगेंस्ट कमर्शियल बैंक मनी एंड कैश, वो तो कंसेप्ट ही है कि भाई हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं उसमें, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इट इज इंश्योर्ड अगेंस्ट इन्फ्लेशन बाय इट्स वेरी डिजाइन, बाय इट्स वेरी डिजाइन। ये क्या बोल रहा है कि भाई जो सीबीडीसी है वो इंश्योरेंस के अगेंस्ट सिक्योर्ड है। भाई आपके पास 100 रुपये हैं, वो कोई आपको, अगर आप आरबीआई के पास जाते हो कि भाई ये 100 रुपये आप ले लीजिए और इसके बदले आप मुझे क्या देंगे, आरबीआई कहना भाई मैं तुझे 100 रुपये ही वापस दूंगा, मैं 100 रुपये ही वापस दूंगा। अगर इन्फ्लेशन 6% है तो मैं तुझे 106 रुपये वापस नहीं दूंगा, मैं 100 रुपये ही वापस दूंगा। एंड इफ पेपर करेंसी इज नॉट इन्फ्लेशन सिक्योर्ड, पेपर करेंसी इन्फ्लेशन सिक्योर्ड नहीं है या इंश्योर्ड नहीं है, तो भाई डिजिटल करेंसी या सीबीडीसी भी तो वैसे ही बनाया है, तो वो भी इन्फ्लेशन के कंटेक्स्ट में नहीं है। एंड 2024 के पेपर से पहले कोई सबमिट हुआ था सीबीडीसी के कंटेक्स्ट में, हिंदू में ये काफ़ी न्यूज़ आई थी, और वहाँ पर जो स्पीकर थे आरबीआई के थ्रू, आरबीआई के जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने बोला था कि इट इज़ नॉट इन्फ्लेशन सिक्योर्ड। एंड गवर्नर ने भी स्टेटमेंट दिया था, गवर्नर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टेटमेंट दिया था कि इट इज़ नॉट इन्फ्लेशन सिक्योर्ड, तो यूपीएससी ने वहाँ से स्टेटमेंट उठा लिया। तो ऑप्शन नंबर 3 तो नहीं हो सकता, 4 ठीक है, तो सी होगा या डी होगा। इट अपियर्स एज लाइबिलिटी, आरबीआई ने बोला ये कि भाई जब आरबीआई उसे रिलीज कर रहा है तो आरबीआई की लाइबिलिटी होगा। और इट इज अ सोवरेन करेंसी इशूड बाय द आरबीआई इन अलाइनमेंट विद इट्स मॉनेटरी पॉलिसी, इन अलाइनमेंट विद इट्स मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है भाई। अब 2 और 4 तो कॉमन है, तो 2 तो वैसे भी ठीक है। अब आरबीआई बोल ही रहा है कि भाई जो डिजिटल रुपी है वो एट पार है विद पेपर करेंसी, जो पेपर करेंसी हमारे पास है। अगर पेपर करेंसी आरबीआई की लाइबिलिटी में आता है तो वो डिजिटल करेंसी भी आएगा, और अगर पेपर करेंसी जो है मॉनेटरी पॉलिसी के कंटेक्स्ट में रेगुलेट हो रही, जो मनी सप्लाई है हमारी, अगर वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कंटेक्स्ट में मैनेज हो रही है, तो ऑब्वियस है ना कि भाई डिजिटल करेंसी भी मॉनेटरी पॉलिसी के कंटेक्स्ट में, मनी सप्लाई के कंटेक्स्ट में ही रेगुलेट होगी। तो उस बेसिस पे स्टेटमेंट नंबर 1 वेरी मॉडरेट स्टेटमेंट है, जिससे फंडामेंटल्स क्लियर हैं इकोनॉमिक्स के, भाई उनके लिए ये क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, उनके लिए ये क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। इन क्वेश्चंस में अननेसेसरी जो है ना ओवर थिंकिंग नहीं करनी। इन टाइप के क्वेश्चंस में यूपीएससी प्लेज विद फैक्ट, फैक्ट क्या था कि इट इज इंश्योर्ड अगेंस्ट इन्फ्लेशन, जो कि नहीं है, जो कि ठीक नहीं है। विद रेफरेंस टू एंशिएंट इंडिया गौतम बुद्ध वाज जनरली नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, न्यायपुत्र, शाक्यमुनि एंड तथागत। अब भाई ये ऐसा क्वेश्चन है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, एंड आई टोल्ड यू फैक्चुअल क्वेश्चंस में सब कुछ ठीक नहीं होता, कोई रेयर ही चांस होता है जहां पर सब ठीक हो, कोई रेयर ही चांस है जहां सब ठीक हो। आई गेस यूपीएससी ने ये क्वेश्चन जो है स्किप किया है, क्वेश्चन नंबर 52, यस यूपीएससी ने ये क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया है। सॉरी टू फॉरगॉट, आई फॉरगॉट टू टेल यू, देयर वर मल्टीपल क्वेश्चन जो यूपीएससी ने इस साल 24 वाले पेपर में ड्रॉप किए थे, एंड 52 इज वन सच क्वेश्चन। बट अगर आप एग्जाम में इसे सोल्व करोगे तो आप इसी बेसिस पे सोल्व करोगे। मैंने भी इसी बेसिस पे सोल्व किया था, एंड जब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने आंसर दिया था वो भी इसी बेसिस पे दिया था, एंड दे गिव सी इज इट्स एज इट्स आंसर। बट इस साल क्या कि भाई अच्छा है, 3 दिन में यूपीएससी प्रोविजनल आंसर भी दे दे रहा, सो देयर विल बी लेस डाउट।
लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 53 में ही यस हमारा हो गया एंड इट इज़ वेरी जनरल। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 54। अब ये है कि भाई 54 में क्या है। अब आई टोल्ड यू कि भाई इन 2025 का पेपर जब भी यूपीएससी इतना बड़ा बना के देगा, नन ऑफ द अबव आर एपिथेट्स ऑफ गौतम बुद्धा। भाई यूपीएससी नन ऑफ द अबव भी तो दे सकता था, सिर्फ नन भी लेते था जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में लिखा है, बट नहीं, नन ऑफ द अबव आर एपिथेट्स ऑफ गौतम बुद्धा। यूपीएससी ऐसे डेलिबरेटली गलत बना रहा है, यूपीएससी ऐसे डेलिबरेटली गलत बना रहा है, सो डी विल नॉट बी द आंसर। नाउ वी हैव टू चूज, या तो ए हो रहा है या बी हो रहा है एंड या सी हो रहा है। एंड आई टोल्ड यू कि भाई फैक्चुअल क्वेश्चंस में ऑल ऑफ द अबव होना थोड़ा रेयर चांस है, थोड़ा मुश्किल चांस है, तो सी के होने की भी प्रोबेबिलिटी कम है, सी की प्रोबेबिलिटी भी कम है। सो नाउ वी हैव टू चूज बिटवीन न्यायपुत्र, शाक्यमुनि एंड तथागत। शाक्यमुनि इज समथिंग विच वी रीड, क्योंकि शाक्य लाइन से आ रहे थे, शाक्य लाइन से आ रहे थे। चलो हमने सी को भी एलिमिनेट नहीं किया, सो वो नाउ वी आर लेफ्ट बिटवीन बी और सी। शाक्य लाइन से आ रहे थे तो शाक्य मुनि है, तो बी में 2 है, सी में 2 है, यानी कि बी और सी तो ठीक होंगे ही, बी और सी में से ही आंसर होगा क्योंकि 2 वहीं पर है, 3 कॉमन है नहीं, तो तथागत भी होगा। अब नाउ यू आर लेफ्ट विद न्यायपुत्र। तो लॉजिक क्या कहता है कि भाई फैक्चुअल क्वेश्चंस में सभी ठीक नहीं होंगे, सो बेस्ड ऑन दिस आंसर विल बी बी, आंसर विल बी बी। आई एम रनिंग फास्टर, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा लंबा वीडियोज ना बने और पेपर जो है जल्दी से फिनिश हो जाए, पेपर से जल्दी से फिनिश हो जाए। अब क्वेश्चन नंबर 55 है। अगर ये ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 होता तो मैं इसमें बिना देखे ओनली 2 मारता। यूपीएससी ने भी ऑप्शंस वैसे ही बनाए हैं। लेट्स सी, आर्कोलॉजिकल साइट्स दिए हुए, स्टेट दिए हुए, डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं। अब इन चारों में से ना भाई इनाम राव इज समथिंग विच वी फ्रिक्वेंटली रीड इन कंटेक्स्ट ऑफ चालकोलिथिक, जो अपना एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, तमिलनाडु की जो बुक्स हैं उसमें भी दिया हुआ है। सो दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। तो 2 जहां पर है वो छोड़ दो, बाकी काट दो, ए और बी। चंद्रकेतुगढ़ और मनरादू या मनड़ू जो भी इसको बोलते हैं, मनड़ू लाइक मैं बोल रहा हूँ उसको, तो मनड़ू है। तो अब चंद्रकेतुगढ़ है, ये हम पढ़ते हैं भाई, ये कॉमन नेम है। चंद्रकेतुगढ़ इज वेरी कॉमन, बट मनड़ू इज नॉट समथिंग वेरी कॉमन। मनड़ू हम डे टू डे कन्वर्सेशन में जब हम आईबीसी की या फिर चैल्कोलिथिक टाइम के बारे में बात करते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री में बात करते हैं, तो चंद्रकेतुगढ़ का तो रेफरेंस मिल जाता है, बट मनड़ू का रेफरेंस में नहीं मिलता। अगर मनड़ू का रेफरेंस नहीं मिल रहा तो यूपीएससी को कहाँ से सपना आया मनड़ू उठाने का, यूपीएससी को कहाँ से सपना आया मनड़ू उठाने का। तो इस कंटेक्स्ट में, इस लॉजिक में आई वुड से कि भाई चंद्रकेतुगढ़ और मनड़ू में से अगर मुझे कोई चूज करना है तो आई विल गो विद मनड़ू, क्योंकि चंद्रकेतुगढ़ पता होता है भाई ये कॉमन नाम है, बट मनड़ू इज समथिंग विच इज डिफरेंट लाइक गोपाल बाबा वालंकर। ठीक है, तो उस बेसिस पे इफ आई हैव टू चूज बिटवीन ए एंड बी तो आई विल गो विद मनड़ू, तो आंसर विल बी बी, और यही इसका आंसर है। और ऐसे ही इसको मैंने पेपर में सोल्व किया था। चंद्रकेतुगढ़ इज इन वेस्ट बंगाल, ट्रेडिंग पोर्ट ठीक है, बट वो वेस्ट बंगाल में है। एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस बिकम वेरी इजी जब ऑप्शन हो ओनली ए, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4, ओनली 2 मारो, जिंदाबाद। आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ मिडिवल इंडिया गिव परमिशन टू द पोर्चुगीज टू बिल्ड अ फोर्ट एट भद्रकल। अब चारों ऑप्शन है, अब नॉलेज से आता तो ठीक है, वरना हमारा लॉजिक क्या कहते हैं, यूपीएससी हैज सर्टेन फेवरेट थीम्स, और इन सब में से फेवरेट क्या है भाई, कृष्णदेवराय इज अ फेवरेट थीम ऑफ यूपीएससी। क्वेश्चन नंबर 57, अभी भी क्वेश्चन यूपीएससी ने ड्रॉप कर दिया। आई डोंट नो व्हाई डिड यूपीएससी ड्रॉप दिस क्वेश्चन, बट लेट्स सी कि अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो कैसे पढ़ेंगे इसको। अंडर द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इन बेंगोल, इफ जमींदार फेल टू पे हिज रेवेन्यू टू द स्टेट ऑन और बिफोर द फिक्स डेट, ही वुड बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज जमींदारी। तो भाई ठीक ही बात है, सनसेट क्लोज के बारे में बात हो रही थी यहाँ पे, सनसेट क्लोज के बारे में बात थी, एंड इट इज़ अगेंस्ट इंडियंस की भाई जमींदारों को इसमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो अगेंस्ट इंडियन है। बेसिक है, हम अपने बिपिन चंद्रा में या फिर स्पेक्ट्रा में पढ़ते भी हैं, तो दिस स्टेटमेंट इज कंप्लीटली करेक्ट। अंडर द राइतवारी सिस्टम सेटलमेंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, द पीजेंट्स वर exempted फ्रॉम रेवेन्यू पेमेंट इन अ केस ऑफ बैड हार्वेस्ट और नेचुरल कैलामिटीज। भाई बोल रहे हैं कि बैड हार्वेस्ट हो गया और नेचुरल कैलामिटीज हो गए तो एग्जाम्पशंस मिल जाएगा टैक्सेशन से, आपको टैक्स नहीं भरने पड़ेगी। भाई कब से ब्रिटिशर्स इतने दयालु हो रहे हैं, वो तो खून चूसते थे हमारा, इफ दे वर सकिंग द ब्लड आउट ऑफ द बॉडी, तो भाई इतना दयालु तो नहीं हो सकते कि भाई वो रेवेन्यू ही माफ कर दें, उसके बेस उस पर तो भाई सत्याग्रह हो जाए, इतने प्रोटेस्ट हो रहे तब भी उनका दिल नहीं बदला। तो भाई स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड आंसर विल बी बी, बट यूपीएससी ड्रॉप्ड दिस क्वेश्चन। बट इफ सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस कम इन पेपर अगेन, तो भाई ऐसे लॉजिक लगाना है, ब्रिटिशर्स विल नॉट डू गुड फॉर इंडियंस,
Consider the following statements. Question number 58. Upanishads were composed earlier than the Purans. चलो ठीक है भाई. There are no parables in Upanishads. चलो भाई मुझे parables का मतलब पता नहीं था, मैंने हिंदी में देखा. नीति कथा मतलब मोरल स्टोरीज के बारे में बात कर रहा है. इट सेज कि देयर आर नो पैराबल्स इन उपनिषद्स. नो पैराबल्स, भाई कोई पैराबल्स नहीं है. चलो पैराबल्स का मतलब नहीं भी पता, बट ठीक है हिंदी में चलो जिसको पता है थोड़ा कंटेक्स्ट में देख लिया कि नीति कथा मोरल स्टोरीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो भाई कोई स्टोरीज नहीं होगी उसमें, कोई पैराबल्स नहीं हो रहा, तो फर्स्ट बिकम्स राउंड. एंड इट सेज कि उपनिषद्स वर कंपोज्ड अर्लियर देन पुराण्स. दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ नॉलेज, दिस इज स्टेटमेंट ऑफ नॉलेज एंड आंसर विल बी बी. बट if you are sure कि one statement is wrong but you are not aware about other statement in this question, you are not, if you are not about not aware about other statement, that is statement number 2, then you can go with B, and that is our answer. Let's see question number 60, 59, 63, 64 तक निपटा देंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में फिनिश कर देंगे इसको. India is a member of International Grain Council. ठीक है भाई. A country needs to be a member of the International Grain Council for exporting or importing rice for wheat. अब क्या कह रहा है कि भाई एक कंट्री को है ना IGC इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल का मेंबर बनना ही पड़ेगा इंपोर्ट करने के लिए वीट और राइस को. अब इस स्टेटमेंट को पढ़ने में थोड़ा लगता है कि भाई ठीक ही होगा, और स्टेटमेंट नंबर 2 1 क्या कह रहा है कि इंडिया इज अ मेंबर ऑफ IGC. भाई ये गलत हो सकता है, ऐसा दिमाग बोलेगा, बट नहीं. एग्जाम्पल लो, फॉर एग्जाम्पल अभी ईरान क्राइसिस चल रहा है, ठीक है, कहीं पर अटैक हो गया या फिर कहीं पर फेमाइन हो गया, कोई स्मॉल कंट्री है वहां पर फेमाइन आ गया और भाई उसको अर्जेंट बेसिस पे वीट चाहिए या राइस चाहिए. अब वो IGC का मेंबर नहीं है, तो क्या वो इंपोर्ट नहीं कर सकता उसको? क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों के बारे में बात कर रहा है. तो वो क्या कंट्री जहां पर उसके लोग भूखे मर रहे हैं तो गवर्नमेंट उसको इंपोर्ट नहीं करेगी? भाई क्या एब्सर्ड बात है. और वाई इट इज कंपल्सरी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए? सो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए WTO की फिलोसफी के अगेंस्ट है, ये तो फ्री ट्रेड के अगेंस्ट है. If it is against free trade, so this statement becomes wrong. And I told you, if you are sure कि one statement is wrong, and if you are unsure about the other statement, go with the other statement. So in this statement, option A is correct. India is a member of International Grain Council. भाई इंडिया इतना बड़ा प्रोड्यूसर है, इतना बड़ा कंज्यूमर है, इतना बड़ा एक्सपोर्टर है, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं होना, स्पेशली व्हेन इंडिया पोर्ट्रे इटसेल्फ एज a strong partner, a reliable partner, a resilient partner in the global south. Strong, supportive, resilient, रिलायबल, ऐसे कीवर्ड्स जो है ना आपको पेपर 2 में IR में भी यूज़ करने पड़ते हैं, तो UPSC ऐसे बोलते हैं, लाइक ऐसे मिलते हैं, लाइक स्ट्रेटेजिक. तो मैंने ऐसे वर्ड्स जो है, मतलब मेरा पेपर 2 इतना अच्छा नहीं हुआ था GS2 का पेपर इस बार, बिकॉज आई वॉजंट मेंस रेडी. तो मेरा GS2 का पेपर इतना अच्छा नहीं हुआ था, बट मैंने कीवर्ड्स का यूज़ बहुत अच्छे से किया था, एंड आई वॉज एबल टू स्कोर अराउंड 103, आई गेस 100+ था. एग्जैक्ट कितना 103 था या 106 था, तो ऐसा था. बट एट अ टाइम जहाँ पर मैं अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं था, बिकॉज क्योंकि मैंने फिर वहाँ यूज़ किया क्योंकि मेरे कंटेंट डेंसिटी भी कम थी. मैंने बहुत जेनरिक आंसर लिखे थे, भले लाइक दे वर फुलफिलिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, बट जेनरिक थे. पॉइंट्स वर लेस, 3 to 4 पॉइंट्स कुछ ऐसे ही थे. कंटेंट डेंसिटी काफ़ी कम थी, बट आई यूज्ड द वर्ड्स, जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं ना, आई यूज दोज वर्ड्स फ्रिक्वेंटली. जहाँ जहाँ उसका रेलेवेंस था मैंने वो वर्ड्स यूज़ किए थे. तो उस बेसिस पे अगर मैंने एक्सपेक्टेशंस की थी मेरा स्कोर होगा 80 समथिंग में, 81, 82 या मैक्सिमम 85 नहीं, बट 20 मार्क्स का जंप जो मुझे मिला, आई थॉट कि भाई वो वन ऑफ द रीज़न है कि जो मैंने वर्ड्स यूज़ किए थे. तो ऐसे वर्ड्स आपको मेंस में यूज़ करने होते हैं, ठीक है. तो उस बेसिस पे भी ठीक है कि भाई ऐसे भी लॉजिक लगा सकते हो कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, तो आंसर विल बी ए. अब 60 है, ये उस टाइम पे न्यूज़ में था, इसका आंसर है गरबा. अब देखो सबसे बड़ी ओवर थिंकिंग क्या हो सकती है. ये क्लासिक एग्जाम्पल है ओवर थिंकिंग का. अब ये क्वेश्चन जब मैंने पढ़ा ना, मैंने करंट अफेयर्स में पढ़ा हुआ था, बट मुझे इसका आंसर भी पता था गरबा डांस होगा. बट आई थॉट कि यार UPSC इतना ईजी क्वेश्चन क्यों ही दे रहा, UPSC इतना इजी क्वेश्चन, इतना डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे दे सकता है. आई डिड ओवर थिंकिंग. मैंने छाव मार दिया. क्यों? कुंभ सुना है, गरबा सुना है, दुर्गा पूजा सुना है, छाव मैंने सुना नहीं था, मैंने छाव पे मार दिया. बाद में आके पता चला नहीं भैया तो गरबा है. सो इफ़ यू हैव रेड समथिंग इन योर मटीरियल, स्टडी मटीरियल या करंट अफेयर्स में जहाँ भी पढ़ा है, तो ट्रस्ट योर नॉलेज. मैंने यहाँ ओवर थिंकिंग की और मैंने ये क्वेश्चन गलत कर दिया. सो सी इज़ द आंसर.
अभी जैसे वो अपने चल रहा है ना वो कुछ काफ़ी डिफरेंट साइट से, जैसे लखनऊ को गैस्ट्रोनॉमी में कुछ लाइक रिकॉग्नाइज किया है, तो वैसे काउंसिल्स वैसे कुछ यूपीएससी दोबारा से पूछ सकता है। ये क्या है? लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 61। हु वाज द प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिफोर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टुक ओवर? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से पहले कौन था? तो वही रीड की भाई फ्रेंच प्रैक्टिस है, और जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे उन बेसिस पे उनको बनाया गया था, एंड इट इज़ डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अपने को उसमें स्पेक्ट्रम में भी है ये टॉप ये क्वेश्चन, और अपने लक्ष्मीकांत में भी मिल जाएगा। दिस इज़ वेरी नॉलेज। अब मैंने रिविजन नहीं की थी उस टाइम पे पॉलिटी की अच्छे से, तो मुझे पेपर में याद ही नहीं आया। मैंने पेपर से पहले पॉलिटी की रिविजन अच्छे से नहीं की थी। आई वॉज ओवर कॉन्फिडेंट, मुझे याद ही नहीं आया, और मैं इस टी कृष्णमाचारी मार के आ गया। सो हाउ फुलिश इट वॉज। ये ब्लंडर थे भाई, ब्लंडर, क्योंकि इन क्वेश्चन में मेरे को -0.66 नहीं मिला, -2.66 मिला। एक ये क्वेश्चन हो गया, एक ये क्वेश्चन हो गया। फॉर एग्जांपल एक ऊपर वाला क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा था, जहाँ पर मैंने OMR में भी गलती कर दी, तो उस टाइप के क्वेश्चन में। Question number 62. With reference to the Government of India Act 1935, consider the following. It provided for the establishment of an All India Federation based on the union of the British Indian provinces and princely states. ठीक है भाई, नॉलेज वाला है, हम पढ़ते भी हैं। ठीक है। डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स वर केप्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ फेडरल लेजिस्लेचर। मैंने जल्दी में स्टेटमेंट पढ़ा, मैंने कहा ठीक है भाई, क्योंकि कंटेक्स्ट यूज हुआ यहाँ पर पार्लियामेंट का, पार्लियामेंट के कंटेक्स्ट में यूज किया, मैंने मार दिया सी। बट बाद में जब मैं OMR में फिल कर चुका था, तो मैंने देखा भाई ये तो फेडरल लेजिस्लेचर है, बट डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स तो फेडरल लेजिस्लेचर को दिए ही नहीं थे। वो तो हम ब्रिटिशर्स के टाइम की बात कर रहे हैं, ब्रिटिश पीरियड की बात कर रहे हैं, तो भाई ये तो वाइस रॉय अपने पास रखेगा, ये तो वाइस रॉय अपने पास रखेगा। तो फ्लो में कभी हम इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस कर देते हैं, एंड इन हरी इन स्ट्रेस कंडीशन वी मार्क द आंसर, बट वो जल्दी जनरली नहीं होता। सो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस इन द एग्जाम हॉल। स्टेटमेंट 1 ठीक है, स्टेटमेंट 2 गलत है, एंड आंसर विल बी ए। लेट्स सी स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 63। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्क एट्रीब्यूटेड टू प्ले राइट भाष? काव्यालंकार, नाट्यशास्त्र, मध्यम व्यय और महाभाष्य। ठीक है, महाभाष्य। तो क्वेश्चन नंबर 63। अब इसमें क्या है ना, भास है। अब उस टाइम पे स्ट्रेस और कंडीशन था, पेपर थोड़ा मुझे वियर्ड सा लगा, तो उस मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था उस टाइम पे। तो मैंने आपको ऊपर बताया था, लाइक इस वीडियो में मैंने आई टोल्ड यू अबाउट द इंस्टिंक्ट। वेन एवर यूर इंस्टिंक्ट से कि भाई ऐसा ऑप्शन होना चाहिए, ये ऑप्शन इसका आंसर होना चाहिए, तो भाई ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट। जब मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा और ऑप्शंस पढ़े, सादा वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था, ठीक है, तो वो शायद पार्ट 1 रहा है, तो वहाँ मैंने बताया था कि कैसे इंस्टिंक्ट्स को आपको ट्रस्ट करना चाहिए। तो व्हेन आई रेड दिस क्वेश्चन, मेरी इंस्टिंक्ट ने बोला कि भाई इसका आंसर सी है, मेरे इंस्टिंक्ट ने बोला था इसका आंसर मध्यम व्यय है, भाषा का है ये, बट नहीं, आई डिड ओवर थिंकिंग, और मैंने महाभाष्य मार दिया। भाषा तो महाभाष्य हो रहा, नहीं भाई महाभाष्य पतंजलि का है। तो ये गलतियां होती हैं पेपर में। सो अगेन आई एम टेलिंग कि भाई ट्रस्ट योर नॉलेज, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट, अपने इंस्टिंक्ट को ट्रस्ट करो, ओवर थिंकिंग के बहाने में मत बह जाना, ओवर थिंकिंग में मत बह जाना। अब ऐसे ही सन विभूति, एन इंडियन बुद्धिस्ट मॉन्क हु ट्रेवल्ड टू चाइना एट द एंड ऑफ द 4th century AD वाज द ऑथर ऑफ अ कमेंट्री ऑन। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो छोड़ देने का है। इसका आंसर ललित विस्तार है, आई गेस। हाँ, इसका आंसर आई गेस नॉट ललित विस्तार, इसका आंसर है सर्वस्तिवादन व्यान, सर्वस्तिवादन विनय। तो चलो यहीं तक रखते हैं अभी। 36 क्वेश्चन बचे, एंड वी विल बी वाइंडिंग अप इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है भाई, इनकी प्रैक्टिस करो। आई एम गोइंग फास्टर थोड़ा, उसमें शायद उसके कारण मेरा वॉइस भी क्लियर ना हो कुछ क्वेश्चन में, बिकॉज ऑफ माई स्टैमरिंग इशू। तो बियर विद मी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। अभी तक के लिए आई एम ग्रेटफुल कि मुझे ऐसा रिस्पॉन्स मिला, भले कम है बट कोई नहीं, जितना भी रिस्पॉन्स आपकी ओर से मिल रहा है। एंड इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो हेयर, आई एम रियली वेरी मच थैंकफुल फॉर द ट्रस्ट यू आर शोइंग इन दीज वीडियोज़। अभी के लिए पढ़ते रहो, लेट्स कीप स्टडिंग वेरी हार्ड। अभी 44 डेज के आसपास बचा है, तो कीप स्टडिंग वेरी हार्ड, एंड ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना। अभी नेक्स्ट 25 से 30 दिन अपना पूरा रख लो, 35 दिन भी लगा सकते हो, अपने आप को रख लो पूरा अच्छे से। एंड लास्ट में जो है थोड़ा आराम से ले सकते हो लास्ट 10 डेज में, जस्ट बिकॉज की बर्नआउट ना हो जाओ। बट अभी के लिए जितना कंफर्ट जोन है उसको सेक्रीफाइस करो, कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, डू एज मच हैज हार्ड वर्क यू कैन डू। जितना अपने आप को घिस सकते हो, घिसाई जब तक नहीं होगी भाई, जब तक आप तराशे नहीं जाओगे,
तो हीरा नहीं बनोगे। तो घिसाई करो, तराशो अपने आप को और अपने आप को हीरा बनाओ। तो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्टडिंग एंड जय हिंद।